ये पहली बार है जब इंसान किसी एलियन की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नॉर्मल जेनोमॉर्फ्स में कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन अंग नहीं होता है। वे केवल किसी होस्ट जैसे इंसान या जानवर को इन्फेक्ट करने के बाद ही ब्रीड कर सकते हैं। लैब में अब वो एलियन के अंडों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भ्रूण की स्टेज में भी ये क्रिएचर बेहद खतरनाक होता है। इसलिए वो अंडे पर एक ट्यूब लगाते हैं ताकि जैसे ही अंडे से बाहर निकलने का कोई सिग्नल मिलेगा, ट्यूब उसे तुरंत खींच लेगी। इस एलियन अंडे का छिलका बेहद सख्त होता है। आरी का इस्तेमाल करने पर भी साइंटिस्ट को इसमें छेद करने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन ये खोल अंदर से बेहद सॉफ्ट है। बस चाकू से धीरे से खिसकाकर वो अंदर पनप रहे जीव की शेप का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे खतरे का एहसास हो गया है। लार्वा अंडे के छिलके के अंदर ही उछलने लगता है। ये एक तरह की सेकेंडरी साउंड वेव निकालता है जिसे इंसान नहीं सुन सकते, और ये अपने ही ग्रुप से मदद मांगता है। जैसे ही साइंटिस्ट ने सर्जिकल चाकू उठाया, उसके मुंह से निकली खतरनाक गैस से बचे हुए अंडों में भी इन्फेक्शन फैल गया। किस्मत से साइंटिस्ट कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिंथ यानी हाइब्रिड था जिसे मैकेनिकली काफी एडवांस बनाया गया था। बची हुई झिल्ली को काटने के बाद जेनोमॉर्फ का एक लार्वा पहले ही बाहर आ गया था। इसे शांत रखने के लिए साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल करना पड़ा। अगला स्टेप बहुत सिंपल है। एलियन के पेट के ऑर्गन बेहद सॉफ्ट होते हैं, इसे आसानी से काट कर खोला जा सकता है। जेनोमॉर्फ का खून एसिड जितना ही खतरनाक और जहरीला होता है, लेकिन साइंटिस्ट की इस चीर फाड़ का असल मकसद जेनोमॉर्फ की बॉडी में मौजूद उसके अंडे को खोजना है। ये जीव देखने में किसी कीड़े जैसा लगता है। इसे पानी में डालो तो ये मछली जैसा बर्ताव करता है। साइंटिस्ट ने इसे दूसरी लैब में शिफ्ट कर दिया। ये फेफड़े का आधा हिस्सा है जो अभी अभी एक इंसान जो की बॉडी से निकाला गया है। खून के न्यूट्रिशन से एक दिन से भी कम टाइम में एलियन का अंडा एक जेनोमॉर्फ लार्वा में डेवलप हो जाएगा। पहली नजर में ये सांप जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि असल में ये एक खूंखार एलियन जैसा ही दिखता है। चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे असल में पाला या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वेंडी एक हाइब्रिड होने के नाते दूसरे पक्ष की भाषा सीख चुकी थी। थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों साइड्स ने एक ऐसा कनेक्शन बना लिया जो स्पीशीज से परे था। कुछ ही घंटों बाद जेनोमॉर्फ आखिरकार उसके हाथों और पैरों से बाहर निकल आया। इसकी एग्रेसिवनेस भी काफी बढ़ गई है, लेकिन यह एक खास तरह का एडवांस शीशा है। जब तक कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता, जेनोमॉर्फ कभी भाग नहीं पाएगा। ब्रीडिंग की जिम्मेदारी संभालने वाली वेंडी ने जेनोमॉर्फ की भाषा पूरी तरह सीख ली है। वह उससे आसानी से बातचीत कर सकती है। जेनोमॉर्फ के शिकार करने के तरीके का टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने इसे एक भेड़ के साथ बंद कर दिया। हालांकि ये एक छोटा एलियन है जिसमें शायद दिमाग भी ना हो, लेकिन इसकी अक्ल आमतौर पर बहुत तेज नहीं होती। ये पहले शिकार के खतरे के लेवल का अंदाजा लगाएगा और फिर पक्का कदम उठाने का मौका ढूंढेगा। भेड़ के चीखने चिल्लाने के बीच कुछ ही सेकंड में एलियन ने भेड़ की आंखों की जगह ले ली। देखने में यह लगभग असली आंखों जैसा ही था। भेड़ की बॉडी साफ तौर पर मर चुकी थी, लेकिन ये आंखें एक नए दिमाग की तरह काम कर रही थी, जो उसे फिर से खड़े होने में मदद कर रही थी। बेशक शुरुआत में एडजस्ट करने का प्रोसेस होगा। कुछ टाइम बाद भेड़ को समझ आ जाता है कि उसे 4 पैरों पर खड़ा होना है। साइंटिस्ट ने भेड़ों पर पहले से ही एक ट्रैकर लगा दिया था। रिपोर्ट से यह पता लगाना पहले से ही मुश्किल है कि सामने किस तरह का क्रिएचर है, लेकिन वह एलियन क्रिएचर भी एक जीव है और उसे भी खाने और फ्रेश होने की जरूरत होती है। आमतौर पर उसे किसी दूसरे हाइब्रिड द्वारा खाना दिया जाता है। हालांकि ये अजीब जीव एलियन से आए हैं, लेकिन इनकी डाइट के मामले में प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। एलियन भेड़ों की बॉडी में रहते हैं, खाना ही इनका होस्ट होता है। जब तक आप भेड़ों को घास खिलाते हैं, तब तक ये एलियन को खिलाने के बराबर ही है। जेनोमॉर्फ की बात करें तो ये और भी ज्यादा सिरदर्द वाली बात है। इसे आमतौर पर सबसे आखिर में खाना दिया जाता है। अगला क्रिएचर एक पौधे जैसा दिखता है। जैसा कि उम्मीद थी, ये नॉन वेज खाता है। एक दूसरे को हेलो बोलने के बाद लैनी दूसरे क्रिएचर की तरफ मुड़ी। तो ये मेटल से बना एक तरह का कीड़ा है। लैनी ने इसके लिए कुछ मेटल की पाइप्स तैयार की, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि फूड पाइप में कुछ फंस गया है। लैनी ने थोड़ा ज्यादा ही जोर लगा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फीड ट्यूब को सीधे बाहर खींच लेगा। रोबोट की बॉडी इतनी अनकंफर्टेबल है कि इसे ठीक से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लैनी नहीं चाहता कि ये प्यारे बच्चे भूखे मरे, इसलिए उसने खुद उन्हें खाना खिलाने का फैसला किया। उसने कंप्यूटर पर पासवर्ड डाला और फिर ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खोला। उसके बगल में खड़ा आंखों वाला मॉन्स्टर इस नजारे को ठंडे दिमाग से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खौफनाक प्लान बना रहा हो। लैनी ने ट्रे उठाई और संभल कर ट्रेनिंग रूम में चला गया। उसने अपने पैरों से दरवाजा रोक दिया। वह खाना नीचे रखकर जाना चाहता था। अगले ही पल लैनी को लगा कि ये आंखों वाले मॉन्स्टर की कोई शरारत है, लेकिन वह बस मुड़कर जाना चाहता था। उसने देखा कि दरवाजा बंद था। लैब में आमतौर पर कोई नहीं होता। इंचार्ज अभी भी बिजनेस ट्रिप पर है। रूम में कोई अलार्म सिस्टम नहीं है। लैनी कुछ देर के लिए थोड़ी घबरा गया। वो एक हाइब्रिड है। उसकी बॉडी मेटल और बायोलॉजिकल चीजों से बनी है। हालांकि उसे दूसरे एलियन जीवों से डरने की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि ये लोहे के कीड़े उनसे अलग हैं और वो कई दिनों से उन्हें दूध पिला रहा है। इन कीड़ों को उसके लिए थोड़ा रहमदिल होना चाहिए, लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। कीड़ों ने उस पर हमला कर दिया। जैसे ही लिक्विड का असर शुरू हुआ, लैनी की बॉडी तेजी से कमजोर पड़ने लगी। कीड़ों से उसे कोई हमदर्दी नहीं मिली।
आंखों वाला मॉन्स्टर यानी वो गोट अभी भी इस नजारे को ठंडे दिमाग से देख रहा था और अपनी घास खाने चला गया। आप सोच रहे होंगे कि लैब में कैमरे क्यों नहीं है, लेकिन असल में इंचार्ज भी ये सब देख रहा था। उसने बीच में कोई दखल नहीं दी। अभी एक दिन पहले ही क्रैश हुए स्पेसशिप में काम करने गए हाइब्रिड्स आपस में ही भिड़ गए थे। देखने में तो वे एडल्ट लगते हैं, लेकिन उनकी सोच और दिमाग अभी भी बच्चों जैसे ही हैं। उन डरावने जीवों को अपनी आंखों से देखने के बाद उसे गहरा सदमा लगा है। वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज डेम सिल्विया ये जानकर शॉक्ड रह गई कि हाइब्रिड की बॉडी रोबोट जैसी होती है। प्रेगनेंसी की तो बात ही छोड़िए, उनकी बॉडी सुपर बैटरी से चलती है। उन्हें खाने और फ्रेश होने की भी जरूरत नहीं होती। लगता है बच्ची को सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। डेम सिल्विया मेल और फीमेल के बीच के फिजिकल फर्क को समझाने के लिए एक स्मार्ट तरीका अपनाना चाहती है, लेकिन निब्स बहुत जिद्दी है। वो अड़ी हुई है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में एक और जान पल रही है। ये पहली बार है जब किसी हाइब्रिड ने इंसानों के लिए खतरा पैदा किया है। डेम सिल्विया को लगा कि निब्स का मूड खराब है। वो दोबारा ट्राई करना चाहती थी। वो उठी और एक शब्द भी नहीं बोली। निब्स तुरंत उठ खड़ी हुई और कहती है, बोलना बंद करो। डेम सिल्विया डरी हुई थी। हाइब्रिड की बॉडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करती है। इसे इंसानों पर हमला करने की परमिशन नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। उसने चालाकी से अलार्म का बटन दबाया। किस्मत से गार्ड्स बंदूकें लेकर आ गए। निब्स को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। डेम सिल्विया ने कहा, उसे उसके रूम में वापस ले जाओ और दरवाजा बंद कर दो। अपने बॉस को बता दीजिए कि हमारे यहाँ लेवल 3 का इंसिडेंट हुआ है। मिशन के दौरान एक और हाइब्रिड स्लाइटली की गर्दन में वेलेंट यूटानी के सिक्योरिटी ऑफिसर मोरो द्वारा एक ट्रैकिंग चिप लगा दी गई। उसने स्लाइटली की मां को धमकी देकर उसे लैब में चुपके से घुसने और फिर एक अंडा चुराने के लिए कहा, लेकिन मिशन थोड़ा टफ था। स्लाइटली को एक अंडे तक जाने दिया गया। इस टाइम अंडे में मौजूद फेस हैगर हमला करेगा। अंडे के अंदर मौजूद इंसान को थोड़ी बेचैनी फील होगी, लेकिन जब फेस हैगर गिर जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उस वक्त स्लाइटली को बस उस इंसान को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना था। कुछ टाइम पहले वेंडी द्वारा खाए गए खाने के साथ उसकी बॉडी का सिग्नल भी गायब हो गया। चीजों को मॉनिटर करने वाले साइंटिस्ट आर्थर को कुछ गड़बड़ लगी। हालांकि उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था, लेकिन वो इतने लंबे टाइम से काम कर रहा था। उसने उन एलियंस को अपने बच्चों की तरह मान लिया था। आर्थर जल्द ही उस जगह पहुंच गया जहां ट्रैकर सिग्नल गायब हुआ था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात स्लाइटली से हुई। वेलेंट यूटानी ने उसकी फैमिली की कसम देकर उसे धमकाया था और लैब से एक अंडा चुराने को कहा था। वो जो को ढूंढने जा रहा था, लेकिन उसे लैब की पेट्रोलिंग भी करनी थी। उसके पास टाइम पास करने का वक्त नहीं था। स्लाइटली इस बात को लेकर टेंशन में था कि लैब का दरवाजा कैसे खोला जाए। आर्थर खुद ही दौड़कर वहां पहुंच गया और एलियन इन्फेक्शन फैलाने के लिए उसे बस एक इंसान की बॉडी चाहिए थी जिसे वो एलियन के लिए कुर्बान कर सके। आर्थर के मन में कोई शक नहीं था। जब उसने दरवाजा खोला और वेंडी की बॉडी बाहर निकालना चाहा, तो स्लाइटली भी चुपके से आगे बढ़ा और बगल वाले रूम में मौजूद एलियन के इंक्यूबेटर का दरवाजा खोल दिया। हाइब्रिड की बॉडी बहुत भारी थी। ये साफ तौर पर अकेले आर्थर के लिए मुश्किल था। वो स्लाइटली को हेल्प के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन अचानक उसकी नजर साइड में रखे एलियन के अंडे पर पड़ी। उस पल उसे कुछ बहुत ही बुरा फील हुआ। पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनकर आर्थर को हाइब्रिड हिलाने की भी फिक्र नहीं रही। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन स्लाइटली ने दरवाजा बंद कर दिया था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे आर्थर के साथ खिलवाड़ करना पड़ा। आर्थर को आखिरकार पूरी बात समझ आ गई। उसने अपने पास रखा फोन उठाया और सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि एक फेस हगर उसकी तरफ छलांग मार रहा है। इंचार्ज ने मॉनिटर पर यह सब देखा, लेकिन फिर भी उसने बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहा। वो उसकी बॉडी को वेंटिलेशन डक्ट से लेकर जाता है। वो इस प्लान को अंजाम दे सकता था, लेकिन वो बग का दरवाजा बंद करना भूल गया। कुछ कीड़े भागकर सीधे वेंटिलेशन डक्ट की तरफ चले गए, लेकिन वो भाग नहीं पाए। फिर स्लाइटली स्पाई डिवाइस को घसीटकर अपने रूम में ले गया, लेकिन जाहिर सी बात है उसे एलियन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उसे डर था कि आर्थर भूखा होगा, इसलिए उसने कीड़े का मुंह खोला और उसे कुछ खाना खिलाना चाहा। लेकिन जाहिर है उस कीड़े को न्यूट्रिशन लिक्विड की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे ही टाइम लिमिट खत्म हुई, लिक्विड को निचोड़ कर निकाल दिया गया। स्लाइटली एकदम बेबस था। वो लगभग 10 साल का था। अचानक दरवाजे पर कोई आया। ये स्लाइटली का दोस्त स्मी था, जिसने दरवाजा खटखटाया। उसे स्लाइटली में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन रूम में इतना बड़ा कांड देखकर वो शॉक्ड रह गया। इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन दोस्त की रिक्वेस्ट पर उसने आखिरकार मदद करने के लिए हाँ कर दी। दोनों ने एरिया की अपनी जानकारी का फायदा उठाते हुए चुपचाप गार्ड्स को चकमा दे दिया। आखिर में वे लिफ्ट तक पहुंच गए। जब वे इधर उधर देख ही रहे थे कि लिफ्ट से एक जानी पहचानी शक्ल बाहर आई। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लैब में साइंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज था, 2 बच्चे एक एलियन कीड़े के साथ। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्लाइटली ने कहा कि वो समझ सकता है। चलो चलते हैं। लिफ्ट में नहीं चढ़े तो लेट हो जाएगा। लिफ्ट बंद होने से ठीक एक पल पहले उन्होंने तमीज से स्लाइटली को फर्स्ट फ्लोर पर जाने की याद दिलाई। उसने उनसे कहा B7। स्लाइटली भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसे लगा कि स्लाइटली वेलेंट यूटानी का जासूस है। उसे पता नहीं था कि वो पहले ही चेस का एक मोहरा बन चुका है। दोनों ने स्पाई डिवाइस लिया और समुद्र के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। तभी वो गार्ड्स आ गए। वे गार्ड्स के सामने आने ही वाले थे। स्लाइटली ने स्मी को किनारे की घास में छिपने को कहा। वे दोनों बहुत डरे हुए थे और उनका सारा फोकस गार्ड्स पर था। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन पर पड़ा हुआ आर्थर गायब था। वे घबरा गए। क्या ऐसा हो सकता है कि आइलैंड पर कोई बड़ा जंगली जानवर था जो उसे घसीट कर ले गया हो? स्मी घर लौटना चाहता था। अचानक उसके ऊपर वो चूसने वाला कीड़ा गिर गया। देखने पर वो कीड़ा मर चुका था, क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। तभी आर्थर वहां आया और स्लाइटली ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि शिकार बनने के बाद आर्थर की याददाश्त जा चुकी थी। उसे याद नहीं था कि वो यहाँ क्यों था।
उसे यह भी याद नहीं था कि उस पर किसी एलियन ने हमला किया था। स्लाइटली शांत हो गया। आर्थर को वेलेंट यूटानी को सौंपने के लिए उसने झूठ गढ़ा कि लैब में दंगा हो गया है और सभी नॉन फाइटर्स को बीच पर जाना होगा। आधा सच आधा झूठ। उसने आर्थर को सचमुच बेवकूफ बना दिया था। लेकिन जैसे ही वे बीच पर पहुंचे, स्टॉकर धीरे धीरे बेहोश हो गया। उसके दिमाग में कुछ बुरी यादें ताजा होने लगी। इमरजेंसी इवैक्यूएशन की बात साफ तौर पर इन दोनों का झूठ था। उसने दोनों को ऐसे पुकारा जैसे कोई बाप अपने बेटे को बुलाता है। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी गलती मान लेगा। उसने आर्थर का हाथ पकड़ा और घर जाने के लिए रेडी हो गया। हालांकि स्लाइटली अपनी मां को लेकर टेंशन में था, लेकिन उसे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन तभी आर्थर को सीने में जबरदस्त दर्द फील हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन पर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले बताया था। उसके पेट को फाड़कर एक एलियन बच्चा निकला और घास की झाड़ियों में भाग गया। स्लाइटली ने उसे पकड़ना चाहा पर वो भाग गया और वेलेंट यूटानी को ये एलियन बच्चा चाहिए था। आर्थर जो एक डेड बॉडी बन चुका था, उसे दोनों तय जगह पर घसीट कर ले गए। उसी टाइम वेलेंट यूटानी का साइबर ऑफिसर मोरो भी आइलैंड पर आ गया। वो उन्हें लेब में ले गया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, बेस में मौजूद गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। तभी ऑफिसर ने उस पर बंदूक तान दी। बॉय कैवलियर भीड़ से बाहर निकला। पता चला कि यह सब उसी का बिछाया जाल था। उसने नौकरी से निकाले गए एक एम्प्लॉय की जान का यूज न सिर्फ वेलेंट यूटानी को फंसाने के लिए किया, बल्कि एक एलियन पैदा करने के लिए भी किया। यह डील वाकई फायदे का सौदा साबित हुई। जहां तक दो हाइब्रिड्स पर पड़ने वाले असर की बात है, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो बाद में इनकी मेमोरी डिलीट कर देता। अब जब मोरो ने बेस में घुसपैठ कर ली है, तो कोई सबूत नहीं बचा है। वेलेंट यूटानी के पास इन एलियंस को वापस मांगने का कोई बहाना नहीं है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि दो टॉप कंपनियों के बीच का यह गेम धरती पर तबाही लाएगा।